दादू कुछ यादें, जी जी। कुछ याद आ बहुत रहे अच्छा सर, बहुत बढ़िया। बहुत जी बढ़िया। जी। ये कब की है फोटो? अब मैं उसको देखूं जरा। दिख रहा है फोटो? ये सर वहाँ की है, पुणे की। हाँ, तो जब कोविड चल रहा था उस समय ये हम लोगों ने जो प्रशिक्षण किए थे पूना में, दादू और महाराष्ट्र से अपने डॉक्टर दुबे, प्रोफेसर दुबे, रघुवंशी जी, और हमारे महाराष्ट्र से शेगांव से, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, साबड़े साबळे साबळे जी। साबळे जी, हाँ, साबळे जी, नीलकंठ सावले जी। नीलकंठ साबळे। नीलकंठ साबळे जी। हाँ जी। और मुझे लगता है वो शरद भैया के भाई साहब आए थे, पता नहीं मुझे। जी आए थे, आए थे। तो हाँ, ब्रदर हैं सर रामकृष्ण मेरे, रघुवंशी। दिख रहे हैं। हाँ तो यह एक्चुअली जो क्लास चली थी आज, एक्चुअली मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और आज अपने पतंजलि के जो मैडम है, जो सॉइल साइंस में काम करते हैं, मनोरी जी, आज है क्लास पे? नहीं है सर शायद। ओके, तो एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैडम का बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं कॉल करके जोड़ देता हूँ सर, कॉल करता हूँ। हाँ, अगर मैडम जुड़ सकती है तो जुड़े, क्योंकि यह जो ऑस्ट्रेलियन शुगर के न्यूट्रिशनल मैनुअल दिख रहा है अभी स्लाइड में हाँ दिख रहा है। इसको जी। बड़ी तो करो सर, थोड़ी बड़ी करो, और जो बीच में आ रही है ऊपर नहीं आ रही। नहीं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि मैं ये लिंक और ये सारी चीज़ें भिजवा दूंगा। तो यह मैडम ने इसमें से पढ़ के, बहुत अच्छी किताब है, और आप सभी लोग अगर यह किताब अगर पढ़े तो मिट्टी क्या है, मिट्टी किस तरह से बनती है, और मिट्टी में अलग अलग तत्व कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें इस किताब में दी है। और जो भी चीज़ें इस किताब में दी है, तो वह तत्वों का माइक्रोबायोलॉजी से कैसा रिलेशन है, ये सारा इस किताब में अच्छे से दिया है। जितना मुझे समझता है, मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। और स्लाइड चेंज हुआ है दादू? हुआ। ओके। जी। तो अलग अलग किसान भाइयों के खेतों में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती है, उसके अलग अलग रंग होते हैं। और यह जो मिट्टी तैयार होती है, उसके पीछे बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसा हम लोग ये कहते हैं कि यह अगर मिट्टी हमें डेवलप करना है इस तरह का, यह तो प्रकृति ही करती है। लेकिन मिट्टी बनने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो हम लोगों के पास में पशुधन होता है, और पशुधन के माध्यम से हमें जो, जैसा मान लो गोमाता है, तो गोमाता से जो गोबर मिलता है, तो गोमाता को हम क्या खिलाते हैं, उसी प्रकार का फिर गोबर हमें मिलता है। और उस गोबर का जो रंग होता है, उसी तरह हम लोगों की मिट्टी का जो रंग है, वह हमें डेवलप किया जाता है। और इसमें और एक चीज ऐड होती है कि हर जगह बारिश, हर जगह का वातावरण अलग होता है। जैसा मान लो यहाँ हम लोगों के यहाँ महाराष्ट्र में जो कोंकण एरिया है, जहाँ बारिश बड़े पैमाने पे होती है,
और बड़े पैमाना यानी 4000 मिलीमीटर 5000 मिलीमीटर तक पानी बारिश होती है। लेकिन अगर उसी महाराष्ट्र में हम लोग अहमदनगर, मराठवाड़ा का कुछ रीजन है, या वेस्टर्न महाराष्ट्र में सोलापुर का कुछ रीजन है, जी। तो वहां बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश जहां बहुत ज्यादा होती है वहां यूजुअली लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी के अलग अलग जो रंग है, वह जो पशुधन है वह खाने के बाद में जो गोबर मिलता है, वहां पे किस तरह की बारिश होती है। और दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जैसा आज इंडिया में हम लोग देखते हैं, हमारे भारत में 12 महीना सूरज उगता है। कुछ छोटे मोटे दिन अगर छोड़ दिए तो 12 से 12 महीना सूरज उगता है। लेकिन अंटार्कटिका जैसा कुछ प्रदेश है, अमेरिका जैसा कुछ प्रदेश है, या यूरोपियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज है, तो इन जगह पे बर्फ और सूरज, ये जो रेशियो है, इस वजह से भी मिट्टी के रंग अलग अलग होते हैं। तो जो वातावरण है, जैसा मानते हैं हम लोग, हमारे यहाँ सूरज का दर्शन हमें ऑलमोस्ट एवरीडे दिखता है। लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो हमें कभी कभी 3-3 4-4 महीना सूरज का दर्शन होता नहीं है, बर्फ होती रहती है और धुंधला सा वातावरण होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, यह चीजें मिट्टी डेवलप करने में मदद करती है। और स्लाइड चेंज हुआ है दादू? जी ओके। जी हुआ सर। तो जैसा मैंने कहा है कि अलग अलग तरह की जो मिट्टियां हैं, ब्लैक कलर सॉइल है, लाइट ग्रे है, रेड, ब्राउन, पीला कलर का मिट्टी है, ग्रे कलर का मिट्टी है, और कहीं कहीं ब्लू ग्रे, इस तरह की मिट्टियां होती है। अभी हर मिट्टी का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसा ब्लैक कॉटन सॉइल है, जैसा हम लोग महाराष्ट्र में विदर्भ का एरिया यानी बुल्ढाना से लेके तो चंद्रपुर तक का जो एरिया है, मोस्ट ऑफ द सॉइल बुल्ढाना से चंद्रपुर तक का यह ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक डार्क सॉइल है। अब यहां अगर हम लोग देखें तो उस सॉइल का अगर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हाई ऑर्गेनिक मैटर या डार्क क्ले मिनरल्स उसमें उपलब्ध होते हैं। लेकिन कुछ कुछ मिट्टियां लाइट ग्रे कलर की होती है। अभी जैसा हम लोग यहाँ मुरमाड कहते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं, तो अहमदनगर जिला हो गया महाराष्ट्र में का, या अभी कुछ कुछ एरियाज फ्रॉम वेस्टर्न महाराष्ट्र जैसा सोलापुर है, तो इन एरियाज में सैंडी सॉइल या लाइट ग्रे कलर का सॉइल होता है। तो इन मिट्टियों में जहां लाइट ग्रे सॉइल है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बहुत कम होता है। और जैसा मैंने कहा, कोंकण एरिया कि जहां बहुत बारिश होती है, तो यूजुअली उन एरियाज में हमें लाल कलर की मिट्टी देखने को मिलती है। और वह जो मिट्टी है, जैसा वेल ड्रेन्ड, यानी जो बारिश का पानी होता है लेकिन वो ड्रेन आउट हो जाता है। और यही जो अलग अलग चीजें हैं, यह हम लोगों का जो फसल आती है, उस फसल की
न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी डिसाइड करती है। मान लो, जैसा अभी एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी अनार बड़े पैमाने पे लिया जाता है, और अनार ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कुछ लोग लेते हैं, कुछ किसान भाई लेते हैं, कुछ यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो किसान होते हैं वो लाइट या सैंडी सॉइल में अनार लेते हैं, और कुछ कुछ जगह पे रेड सॉइल में भी अनार की उपज होती है। लेकिन अनार अगर एक ही तरह का इन अलग अलग मिट्टियों में अगर हम लोग लगाते हैं तो अनार का जो दाना बनता है, तो उस दाने के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वह अलग अलग मिलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी जैसी होवे उसी तरह हम लोगों को न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिलते हैं। जैसा अगर ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर अनार होवे तो उसमें प्रोटीन कंटेंट, फाइबर कंटेंट, और स्पेसिफिकली अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें, जैसा जो अनार का जो दाना है उसका अगर हम लोग जूस करें और उस जूस में से अलग अलग तरह के मिनरल्स अगर हम लोग देखें, तो हमें ब्लैक कॉटन सॉइल में से जो अनार आएगा उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत अच्छी मिलती है। और अभी आज हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसा हम लोग यहाँ हम मराठी में कहते हैं कि सकस आहार या फिर संपूर्ण अन्न जिसे कहा जाता है, तो वह अन्न निर्मित के लिए भी मिट्टी का जो प्रकार होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे ही, लेकिन अब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह का जो रिसर्च हुआ है, उन रिसर्च के बारे में भी मैं यहाँ कुछ जानकारियां रखना चाहता हूँ। और इसी पब्लिकेशन में, यानी ये जो किताब है, जो किताब मैंने शुरुआती स्लाइड में दिखाई, तो छोटी छोटी सब चीजों के बारे में लिखा है कि मिट्टी कैसे तैयार होती है, मिट्टी का कंपोजिशन क्या होता है, मिट्टी के कलर्स कैसे कैसे होते हैं, मिट्टी का टेक्सचर कैसा होता है, मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मिट्टी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इस बारे में भी बहुत अच्छे से इस किताब में दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, उन सभी पीढ़ियों को यह जो बेसिक नॉलेज है, यह नॉलेज भी दिया जावे। उसका बेसिक रीजन यह है कि हम लोग आज रॉकेट साइंस की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी से बड़ा या पर्यावरण से बड़ा कोई साइंस नहीं है, इकोलॉजी से बड़ा कोई भी साइंस नहीं है। और अगर इन सब चीजों में अगर हम लोग देखें तो मिट्टी का जो शास्त्र है, जो साइंस है, वह सच में हमें समझ में नहीं आता है। और अभी यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो प्रेजेंट आज करने वाला हूँ, तो अलग अलग जगह से दुनिया में अलग अलग जगह पे जो भी अलग अलग तरह का रिसर्च हुआ है उसका एक कंपाइलेशन करके यहाँ मैं प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इन सब चीजों में अगर जैसे यहाँ पे अभी मैंने जस्ट सिंपली ऐसे पढ़ा कि मिट्टी कैसे तैयार होती है, यानी सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, मिट्टी का कंपोजिशन कैसा होता है, मिट्टी का कलर कैसे होता है, मिट्टी का टेक्सचर कैसे होता है, तो यह हर वर्ड एक बड़ा साइंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि कक्षा पहली से लेके कक्षा 12वीं तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को
इन सब चीजों के बारे में सिखाना जरूरी है। अगर हम उन्हें इन सब छोटी छोटी चीजों के बारे में सिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां खेती में काम करने में रुचि रखेगी, उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। और अगर हम इन चीजों को ना पढ़ाएं, ना सिखाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हर कोई, बच्चों का भी दोष नहीं है, हम सारे माँ बाप का भी दोष होता है कि हमें हमारा बच्चा सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से अलग अलग साइंस है, बहुत से अलग अलग शास्त्र है, बहुत से अलग अलग पढ़ाइयाँ है, उन बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। और इसी के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण की एक रुचि आ सकती है, बच्चों में पशुधन की एक रुचि आ सकती है। और सच में कहा जाए तो यही मुख्य शास्त्र है, ऐसा मेरा मानना है। और इन सब शब्दों का अगर हम लोग, जैसा दादू स्कूल में टीचर थे, तो टीचर का एक ही रोल होता है कि बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा देवे और हर बच्चे के अपने अपने ब्रेन के माध्यम से अलग अलग संशोधन होवे, अलग अलग तकनीक डेवलप होवे। अब यहाँ यह जो एक स्लाइड है, शरद भैया स्लाइड चेंज हुआ है जी। तो यहाँ अभी देखिए इस स्लाइड में जैसा अलग अलग जो खाना होता है अलग अलग पशुओं का, अभी जैसा यहाँ पे शरद भैया मक्के की खेती करते हैं, तो यहाँ 3 नंबर पे देखिए मेज स्टोवर लिखा है। 3 नंबर पे मेज स्टोवर। तो इस मक्के के जैसा जो भी वो गट्ठा शरद भैया के यहाँ पे बनता है, तो उस मक्के में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की कितनी होती है और पोटेशियम का मात्रा कितना होता है, और उसके आगे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी होती है, यह दिया हुआ है। अब यहां देखिए कि मक्के का जैसा शरद भैया मक्के का दाना भी उसमें ले लेते हैं, और इन सब चीजों में दाना अगर छोड़ देवे तो जो स्टावर होता है, जैसा जिस सिर्फ डंठल बोलते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन 1% है, फॉस्फोरस 0.1% है और पोटेशियम 2.73% है। ऑर्गेनिक कार्बन की अगर आप मात्रा देखें तो वह 49.88% है। अब मैं ये सारे जो आंकड़े यहाँ उस विषय पे चर्चा करने का एक बेसिक रीजन यह है कि यहाँ देखिए कि इस मक्के के जो जो मक्का है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, वो 49.88 दिया है। और वही मक्का हम जब गौ माता को खिलाते हैं तो गौ माता से जो गोबर हमें मिलता है, अब यहाँ जो मैंने मार्क किया है कैटल डंग जहां लिखा है, आप वो देखिए उस लाइन में टोटल ऑर्गेनिक कार्बन 36.76% है। कहने का मतलब यह है कि जब मक्का गौ माता को खिलाई जाती है उस समय उस मक्के में 49% या 50% टोटल ऑर्गेनिक कार्बन होता है, और वही जब गौ माता के पेट से निकलकर गोबर होता है उसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन 36% होता है, 36% होता है। यानी 50 से हम लोग आ गए 36 पर। इसका मतलब
जो खाना है वह गौ माता का शरीर डेवलप करने के लिए भी उस कार्बन का यूटिलाइजेशन होता है। और उसी तरह इन सब अलग अलग, जैसा यहाँ कैटल डंग लिखा है, लेकिन उसके नीचे देखिए जैसा बकरी होती है या इवन डोंकी डंग, यानी जो गधे होते हैं उनका भी जो डंग होता है उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा दी है। और यही जो सब एनालिसिस होता है, अलग अलग जगह संशोधन होता है, उस प्राणी को, उस पशुधन को हम किस कंडीशन में रखते हैं, किस तरह का खाना खिलाते हैं, किस तरह का पानी पिलाते हैं और किस तरह उसकी देखभाल की जाती है, उन सब परिस्थितियों के अनुसार हमें इन पशुओं से गोबर मिलता है। और उस गोबर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, वही न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिट्टी डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया जाता है। तो यही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो पशुधन का खाना है, उस पशुधन के खाने के ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। कुछ कुछ जगह पे यह देखा जाता है कि मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि हम मनुष्य प्राणी के लिए टमाटर की खेती होती है और पशुधन के लिए मक्के की खेती या ज्वार की खेती होती है। तो जो पेस्टिसाइड हम लोग छिड़कते हैं, तो कभी कभी पशुधन के लिए जो पेस्टिसाइड छिड़का जाता है पशुधन के खाने के लिए, तो वहां सोच विचार कम होता है। तो यह सारी जो चीजें हैं, यह चीजें भी समझना जरूरी है। शरद भैया, जी एक सर। सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जी सर। जैसा अगर गौ माता कितना किलो खाना खाने के बाद में गौ माता का 1 किलो वजन बढ़ता है? कितना किलो खाने के बाद सर? हाँ, 1 किलो वजन? सर वो तो काफी दिनों में बढ़ता है। मतलब मान के चलो, अगर 1 महीने तक अगर ये अगर 5 किलो साइलेज खाती है पर डे, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को, 1 महीने में इसका तकरीबन 3 किलो वजन बढ़ता है। तो एक्चुअली मैं ये सवाल करने के पीछे एक रीजन ये था शरद भैया कि हमें यह डेटा भी आने वाले समय में रखना जरूरी होगा। अभी अच्छा जी। यहाँ यहाँ जो डेटा है, यह सिंजेंटा कंपनी का डेटा है जो उन्होंने पब्लिश किया था। उसका सोर्स और सारी चीजें यहाँ दी है। उनका ये मानना है कि गौ माता जब 7 किलो खाना खाती है तो 1 किलो, अब 7 किलो का मतलब यह होता है कि 7 किलो खाए तब 1 किलो वजन बढ़े। जो सुअर होता है वह जब 4 किलो खावे तब उसका 1 किलो वजन बढ़ता है। और मुर्गी जब 2 किलो खावे तो 1 किलो बढ़ता है। लेकिन यह चीज मैं जो आप सभी के सामने रख रहा हूं, जो उस पब्लिकेशन में दिया है उस बारे में मैं कह रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने अपने जो पशुधन है, साल में एक बार दो बार तो भी हम लोग, जैसा हम लोग हमारा वजन, हम लोगों का वेट लॉस हुआ है, हम लोगों का वजन बढ़ा है, यह सब चीजें हम लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, तो पशुधन के बारे में भी इस तरह की सोच होना चाहिए। और एक चीज
जैसा हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को बुखार आता है, हम लोगों का प्रकृति कभी कभी खराब होता है, तो उसी तरह इस गौ माता के गोबर के माध्यम से हम लोग गौ माता की तबीयत कैसे है वह जान पाते हैं। गौ माता का गोमूत्र किस रंग का है, गौ माता की गोमूत्र के पीएच किस तरह का है, उस विषय पे से हम लोग उसकी तबीयत जान सकते हैं। गौ माता का जो दूध आता है, उस दूध पे से भी हम लोग उसकी तबीयत कैसी है यह जान पाते हैं। और यह जो चीजें मैं आज आप सभी के सामने जो रखना चाहता हूँ, जितना मुझे समझता है मैं ये चीजें रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यही विषय अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि उन लोगों का ब्रेन सच में अच्छा है, जैसा मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का जो ब्रेन है उससे आने वाली जो पीढ़ियां है उनके ब्रेन सच में अच्छे है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, सारी चीजें। यानी एक एग्जांपल यह भी है कि अगर हम लोग, जैसा मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में जब पढ़ता था 2001 के समय में, तो वहां बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई थी, वॉल्यूम्स रखे रखे, और वह किताबें पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है कि हजारों लाखों किताबें एक लैपटॉप में आप सेव कर सकते हो, और वह सारी किताबें, पूरा लाइब्रेरी एक लैपटॉप में आ सकता है। और इन छोटी छोटी तकनीक, यानी आप एक क्लिक डालिए कि मुझे ये चीज समझना है, तो इमीडिएटली गूगल में से आंसर आता है, गूगल स्कॉलर में से आता है, साइंस डायरेक्ट करके साइट है, नेचर पब्लिकेशंस है, तो इन सारी चीजों में से जवाब 1 सेकंड 2 सेकंड में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का नॉलेज अगर कक्षा पहली से लेके कक्षा 12वीं तक बच्चे को हम लोग देवे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भविष्य में उन्हें क्या करना है, उनकी रुचि के अनुसार यह सब चीजें आगे बढ़ सकती है। और जैसा गोमाता को हमने जो खाना खिलाए, तो गोमाता से जो गोबर आता है, उस गोबर से, जैसे एक डंग बीटल करके होता है, ये जो कीड़ा हम लोग बहुत बार खेतों में देखते हैं, तो यह जो डंग बीटल है, यही डंग बीटल का एक रोल होता है गोबर का परिवर्तन मिट्टी में करने का। और यह सारा जो साइंस है, मुझे ऐसा लगता है कि यह अगर हम लोग हमारे आने वाले पीढ़ियों को अगर पढ़ाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम, जो माँ बाप सोचते हैं कि सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय हर माँ बाप अपने बच्चों को मिट्टी के साइंस में कुछ ना कुछ अच्छा करे, प्लांट साइंस में कुछ ना कुछ अच्छा करे, उस बारे में भी सोच हो सकती है। और ये जरूरत भी है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि सिर्फ आज से 40 साल पहले अगर हम लोग चले जाए, 40 साल या 50 साल पहले, तो फरवरी से लेकर, तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, फरवरी से लेकर तो जून के 10 तारीख तक अच्छी धूप होती थी, जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश अच्छी होती थी, और नवंबर से लेकर जनवरी एंड तक ठंड अच्छे से होती थी। लेकिन आज बारिश हर समय होनी शुरू हो गई है, बर्फ कब आती है हमें भी पता नहीं, और जो प्रकृति से हम लोगों ने खेला है, वह प्रकृति ही हमें आज जवाब दे रही है। तो इन सब चीजों का जो नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे पीढ़ियों को देना जरूरी है। नहीं तो आज अगर पूना और बॉम्बे के बच्चों को पूछे तो दूध कहाँ से आता है,
तो भैया दूध दे के जाता है, और आने वाले समय में दूध कैसे बनता है ये सवाल का जवाब भी भैया दूध देता है, यह सुनना ना पड़े, यह हम सब ने सोचना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि उसी पशुधन का जो गोबर है, उसी गोबर से मिट्टी तैयार होने में इसी तरह की फिर मिट्टी हमें अलग अलग तरह की मिट्टियां मिलती है। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जो संशोधन होता है अलग अलग दुनिया भर में, अब यह एक पब्लिकेशन है जो यूरोपियन कंट्री में से पब्लिकेशन है। यहां देखिए, अगर हम अच्छा खाना खिलावे अच्छी तरह से, जैसा प्रोफेशनल, कि गौ माता के लिए या जो भी अन्य प्राणी है, पशु है, उनके लिए अगर खाना भी अच्छा हुए तो उस खाने में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा और स्पेसिफिकली कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अच्छा मिलता है। ये आने वाले समय में हम लोग हर विषय पे अच्छे से चर्चा करेंगे। आज मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पशुधन, मिट्टी, इन बारे में भी पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर इन सब चीज़ों पे हम लोग सोचेंगे तो हमारी मिट्टी अच्छा होने में मदद मिलेगी। और यह जो चीज़ें आज मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इन सब चीज़ों का अगर कंप्लीट जो रिसर्च है वो अगर समझना चाहे तो सालों लग जाए। क्योंकि अभी यहाँ देखिए, इस स्लाइड में यह दिया है कि अलग अलग जो हम खाद खेतों में देते हैं, उन खादों में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कैसा होता है, और यह कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ही क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसको महत्व दिया गया है। उसका बेसिक रीजन होता है कि कोई भी जीव होवे, कोई भी जीव, जैसा हम लोग इससे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग बात किए, लेकिन कोई भी सजीव होवे, हर सजीव को कार्बन और नाइट्रोजन लगता है। तो कोई किसान भाई मुर्गी खाद देता है, कोई किसान भाई गाय का गोबर उससे बना हुआ खाद देता है, किसी किसान भाई के यहाँ हरा चारा होता है जो मिट्टी में गाड़ा जाता है। यहाँ वेस्टर्न महाराष्ट्र में गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने का जो चारा होता है, जैसा हम पाचट कहते हैं शुगर केन का, तो उसको मिट्टी में गाड़ा जाता है। उसी गन्ने से जब शुगर फैक्ट्री से शक्कर का प्रोडक्शन होता है, उस समय प्रेस मड डेवलप होता है। उस प्रेस मड में किस तरह कार्बन रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, या उसी शुगर के फैक्ट्री में से जब गन्ना क्रश होता है तो बगैस डेवलप होता है, और उस बगैस को शुगर फैक्ट्री में जलाया जाता है तो उससे राख तैयार होती है। उस राख में किस तरह का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग जो भी लकड़ी और उसका भूसा हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, ये सारी चीजें लिटरेचर में अवेलेबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी साइंटिस्ट का या किसान भाई का यह काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसा अभी डॉक्टर मनोहरी मैडम के बारे में बात किया था, क्योंकि कुछ चीजें मेरे जैसे बंदे से भी छूट सकती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ कभी कभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नया टैलेंट है उन लोगों के माध्यम से, या और जो भी यह सब पढ़े और पढ़ने के बाद में उसका विवरण करे, तो उसमें से एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन सकता है। और अब हम लोग यही जो अलग अलग तरह की फार्म लैब्स है, कुछ अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज या अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज, उनके स्टूडेंट के माध्यम से इन सब चीज़ों को हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि और यानी हम लोगों से गलती ना हुए, आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग कोई चीज सिखाए तो हमारे तरफ से गलती ना हो। और इसीलिए यह चीजें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उसे हमें समय देना जरूरी है। और अब यहां देखिए, मुर्गी का खाद CN रेशियो 5:5 है, गाय के गोबर का जो CN रेशियो होता है वो 17 से 24 होता है। या सबसे आखिरी में देखिए, लकड़ी का जो भूसा है उसमें CN रेशियो 200 से 700 तक है। अब यह जो चीज है, मुर्गी के खाद में CN रेशियो 5 है, गाय के गोबर में 17 से 24 है, और लकड़ी के भूसे में 200 से 700 तक है। अब इसका इंपॉर्टेंस कहां आता है? तो जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जब तक 24 नहीं होता है, 24, तब तक सूक्ष्म जीवाणु नहीं बढ़ते। जो सूक्ष्म जीव हम जैसा हम लोग अभी तक ट्राइकोडर्मा है, मेट्राइजियम है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर, इन सब के लिए जब बात की, तो कोई भी सूक्ष्म जीव अगर उसका बढ़ना, उसकी जो बढ़ोतरी होती है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 24 चाहिए। और इसी वजह से यहाँ देखिए, गाय का जो गोबर है या कोई भी पशु का जो गोबर है, यानी गाय है, भैंस है, बैल है, कोई भी पशु हो, उन सब का जो नॉर्मली CN रेशियो होता है वह 17 से 24 के बीच में होता है। और इसीलिए इन पशुओं का जो गोबर है वही बहुत अच्छा होता है मिट्टी की डेवलपमेंट करने के लिए। और यह जो CN रेशियो है, इसके बारे में भी आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह जो मिट्टी डेवलप होती है, मिट्टी के जो पंच महाभूत कहे जाते हैं कि मिट्टी में क्या क्या है, अगर हम लोग मिट्टी का डेफिनेशन पूछे या मिट्टी में क्या क्या चीजें उपलब्ध होती है, तो मिट्टी में मिनरल मैटर होता है। जैसा हम लोग सॉइल एनालिसिस करते हैं, और सॉइल एनालिसिस करते समय आज भारत होवे या दुनिया भर में कहीं पे भी कुछ भी होवे, तो मेन फोकस किया जाता है मिनरल मैटर्स पर। नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, उसमें जिंक कितना है, फेरस कितना है, इन सब चीजों का एनालिसिस किया जाता है। और दूसरा जो ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर में जैसा हम यहाँ पे मराठी में पाला पाचोड़ा कहते हैं, मुझे हिंदी में यह वर्ड नहीं समझ में आया, लेकिन जो पत्तियां जो झड़ के गिरती है तो उससे ह्यूमस तैयार होता है, और उसी मिट्टी में मृत ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर, उसके बाद में मिट्टी का जो तीसरा तत्व, महत्व का तत्व है कि मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी है। उसके बाद मिट्टी का वातावरण कैसा है, यानी जैसा मिट्टी में हवा कितने प्रमाण में है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका एनालिसिस बहुत कम होता है, कि मिट्टी में जीवित सृष्टि क्या क्या है, जीवित अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, उसका एनालिसिस होना मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर वह चीज हम लोग जान पावे कि मिट्टी में इंसेक्ट पॉपुलेशन कैसा है, मिट्टी में माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैसा है, मिट्टी में अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं, जैसा केचुआ है, ये सब जो जीवित सिस्टम्स है वे कैसी है, वह भी समझना मुझे
ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और जैसा मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनके कक्षा पहली से लेके 12वीं तक अगर इनका नॉलेज देवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर हमें प्रकृति को चेंज करना है, उसके बारे में अगर कुछ सोचना है, तो इसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और उसी मिट्टी में ये एक्चुअली वर्ड मुझे हिंदी में दादू क्या कहते हैं, जैसा हम यहाँ पे मराठी में चिकन माती कहते हैं, तो दादू या शरद भैया कोई बताएगा चिकनी मिट्टी कहते हैं या कैसे? कपा मिट्टी। यानी ये जो पार्ट होता है, कफ वाली मिट्टी, यानी कपे वाली मिट्टी, ये जो पार्ट होता है चिकनी मिट्टी का, मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो ये जो पार्ट होता है, यह पार्ट मिट्टी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि वही पार्ट जो हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं, मान लो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो यह पार्ट नाइट्रोजन या फेरस जिंक पकड़ के रखता है। और जिन मिट्टियों में यह पार्ट ज्यादा होता है, वहां न्यूट्रिशन पकड़ के रखने की ताकत, और मिट्टी का जो पावर हाउस है, इस चिकनी मिट्टी को ही मिट्टी का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वहां वो सारी चीजें पकड़ के रखती है। आज एक्चुअली मैं यहीं तक मुझे लेना था कि किस तरह यह सब मिट्टी, और आने वाले कुछ लेक्चर्स है कि यह जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, उनके केमिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, उनके बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी उसके पीछे फिजिक्स कैसा है, उसके पीछे बायोलॉजी कैसे है, उसके पीछे केमिस्ट्री कैसा है, उसमें अलग अलग कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, कितनी मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन सब सूक्ष्म जीवों की वजह से हमें पौधे की वृद्धि कैसे मिलती है, या केचुआ खाद जो इसी गाय के गोबर से जो बनता है, उसमें अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु कौन से होते हैं, और उसी गाय से जब हमें दूध और दूध से दही मिलता है, तो उसी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का खेती में क्या उपयोग है, ये आने वाले समय में हम लोग समझने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे जितना समझती है, जो पब्लिकेशंस में लिखा होता है, वह आप सभी के सामने रखने का एक प्रयास होता है। कभी कभी मेरे जैसे से भी गलतियां होती है, तो बस उसे भूले और आगे बढ़े। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं। मैं दादू का हैंड रेज है, दादू जी को बुलाता हूँ। दादू आमे। दादू शायद। जी ओम, सदन को नमन। और आज हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, और आदरणीय हमारे संतोष सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपसे ये पिछले दिनों हम लोगों ने शरद भैया के यहाँ जाकर के पुनः ट्राइकोडर्मा को बनाया, और उसके संबंध में मैं शरद भैया से निवेदन करूंगा कि वो बताया कि हम लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर के किस तरह से उसको बनाया है। और दूसरी बात, अभी हम लोगों को यहाँ एक ऐसी समस्या आ रही है कि यूरिया जो है वो समाप्त, मतलब कम मिलेगा, और आने वाला सीजन हमारा रबी का है। इस रबी सीजन में लोगों गेहूं में और दलहन में भी यूरिया की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, इस पर हमें सोचना है। तो मैं आदरणीय संतोष सर से निवेदन करूंगा कि एक तो गणेश भाई ने, जो आपने देखा ही है कि गणेश गौर जी ने बहुत अच्छा, राकेश गौर जी ने और सबने, हम सब लोगों ने बनाए, और उसका हमारा अनुभव अच्छा रहा है। उसके संबंध में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं।
जी हो। एक्चुअली जो नाइट्रोजन की जो बात चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्लरी हम लोग करते हैं, जैसा हम लोगों के यहाँ हम लोग गेहूं में 2015 या 16 तक हम लोग यूरिया का यूज करते थे खेतों में, लेकिन अब हम लोग यूरिया का उपयोग नहीं करते। और स्पेसिफिकली अगर अन्य नाइट्रोजन की भी बात करें, तो नाइट्रोजन की लेवल 50% से लेके 70% तक कम किया है। और यह मुझे ऐसा लगता है कि जो नाइट्रोजन का जो यूजेस है वह 90% अलग अलग क्रॉप्स में हम लोग कम कर सकते हैं, पर एक साल में नहीं, उसे 10 से 15 साल का समय जाता है। और वह हर किसान भाई अपने अपने यहाँ हर साल 10 से 20% नाइट्रोजन कम करे और खुद ही ट्राई करे। छोटे प्लॉट में आप ट्राई कीजिए। मान लो जैसा आप शरद भैया के पास में 100 एकड़ खेती है, तो शरद भैया 2 एकड़ में नाइट्रोजन 50% कम करके भी देख सकते हैं, और 2 एकड़ में 70% नाइट्रोजन कम करके देख सकते हैं। बाकी का मान लो जो 95 एकड़ खेती है, वहां पे वो जो रूटीन उनका जो डोज है वो डोज देके वह क्रॉस चेकिंग उनके ही खेतों में कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं, क्योंकि 2001 से लेके आज तक जो अलग अलग फसलों में हमने नाइट्रोजन का यूजेस कम होते हुए देखा है। और उसी वजह से यानी यही नाइट्रोजन सबसे बड़ा कल्प्रिट है फंगल इन्फेक्शंस के लिए, इंसेक्ट अटैक के लिए। और जब तक नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं होगी तब तक दिक्कतें बढ़ती रहेगी। और यही नाइट्रोजन यानी फसलों में बीमारियां तो फैला ही रहा है, लेकिन यही नाइट्रोजन आज हम लोगों के शरीर में भी अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाने में ये सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। और शरद भैया जो ट्राइकोडर्मा की बात दादू कर रहे थे, आप बताइए जो दादू जो कर। जी सर, मैं गणेश गौर जी को बुलाता हूँ, उनका हैंड रेज भी है और वो सब बताएं। गणेश जी आइए। जन को प्रणाम। और जैसा कि आज हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता और हम सभी को इतनी अच्छी सीख देकर और हमें जो अपना पूरा जीवन का स्ट्रगल है वो हमें बताकर, पूरी जानकारी देकर हमें भी उस लायक बना रहे हैं, मैं उनको कोटि से नमन करता हूँ। और जैसा कि ट्राइकोडर्मा में हमारा अनुभव आ रहा है कि करने में प्रॉपर जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर लैब हो, उसमें सिर्फ हमारा कार्य यही हो कि हमको सिर्फ जो चीज बनाना है तो उसी का काम किया जाए बस, तो हम और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं हमें। और मैं सर से एक और निवेदन कर रहा था कि अभी जो कार्बन मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन की जो बात आ रही थी, तो लकड़ी में 200 से 700% है। तो हम लकड़ी का बुरादा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दें। और जो ट्राइकोडर्मा का अनुभव हम लोगों का आ रहा है वो बहुत मतलब बेस्ट से भी बेस्ट है। और हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम ऐसे बना भी पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर हमसे आज से 2 या 3 साल पहले मिले थे सिवनी मालवा में। तो जब सर ने बताया था तो हमें लग रहा था कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है। और चूंकि सर ने लैब में ही बताया था, वहां पे जो लैब थी उसमें ही बताया था, तो उस दिन हमने कल्पना की थी कि हम ये काम नहीं कर सकते, मगर आज कर पा रहे हैं। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर ये सारी चीज हमें निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका हम कैसे शुक्रिया कर सकते हैं सर को, ये तो मैं कह
पाना मेरे लिए असंभव है। मैं सर हर चीज के लिए तत्पर भी रहते हैं, तो सर हमको जो दे रहे हैं वो अकल्पनीय है, और मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से और हमारी नर्मदापुरम की टीम से। धन्यवाद सर। गणेश जी, आपने जो भूसे की बात की है, तो एक्चुअली मैं अभी उसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन उस बारे में हमें सोचना जरूरी है। पहले भूसा डायरेक्टली कोई यूज ना करे, क्योंकि मैंने जो सीएन रेशो की बात की कि सीएन रेशो जब तक 24 के आसपास नहीं आता तब तक सूक्ष्म जीव उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी खेतों के उपयोग में नहीं आ सकता है। गाय का गोबर 17 से 24 सीएन रेशो है, और लकड़ी का जो भूसा है वह 700-800 तक जाता है। तो आप सोचिए कि जो 700-800 है उसको हमें 24 तक लाने के लिए, वो जो भूसा इतना सख्त होता है वो 24 आने तक उसे समय लगता है, और इसी को वेस्ट डिकम्पोजिशन कहा जाता है। यानी हम लोग जो वेस्ट डिकम्पोजिशन के माध्यम से, जैसा आज हमें गोबर को कन्वर्ट करना है खाद में, उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना है, तो उसे 3 महीने से 6 महीने का समय, या कभी कभी अगर हम लोग देखें तो 1 साल का समय लगता है। यानी इसका एक एग्जाम्पल, हम लोग हमारे यहाँ गोबर को एक खड्डे में डालने की प्रथा थी आज के 40 साल 50 साल पहले, और उसी में वह डिकम्पोज होते रहता था, और पूरा साल भर वो डिकम्पोज होने के बाद में हम लोग वह खाद हमारे खेतों में डालते थे। आप सोचिए कि अगर जो मुलायम सा गोबर है उसे 1 साल का समय लगता है डिकम्पोज होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए, तो लकड़ी का जो भूसा है वो कितना सख्त होता है, उसे डिकम्पोज होने के लिए कितना समय लगेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है, हम लोग जो हमारे कपड़ों के ऊपर जो प्रेस इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, उसमें जो काला वाला जो कोलसा, क्या कहते हैं, मैं बराबर कह रहा हूँ, वो जो प्रेस में जो कोयला, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, तो वह जो पथरीला कोयला होता है, पथरीला, तो उस पथरीला जो कोयला होता है उसे 1000 साल का समय जाता है डिकम्पोज होने के लिए। 1000 साल। तो आप सोचिए कि ये सारी चीजों के पीछे कुछ तत्व, कुछ साइंस है, कुछ समय लगता है। और जैसा मैंने कहा है कि गाय के गोबर को कन्वर्ट होने के लिए, यानी गोबर का कन्वर्शन खाद में होने के लिए 1 साल का समय लगता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक, जैसा हम लोगों का जो ह्यूमन वेस्ट है, हम लोगों का जो टॉयलेट वेस्ट है, उसका कन्वर्शन खाद में करने का संशोधन वहां 2010 से बड़े पैमाने पे हो रहा है। और ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन टॉयलेट वेस्ट को या ह्यूमन एक्सक्रीटा को खाद में कन्वर्ट करने के लिए 3 साल का समय लगता है। अब यही जो इसके पीछे के जो साइंस है कि गाय का गोबर, ह्यूमन वेस्ट, और ये जो अलग अलग तरह की खाद हम यूज करते हैं, जैसा खेतों में जो हरा चारा हम लोग भी मिट्टी में गाड़ देते हैं, लेकिन इन सब चीजों को डिकम्पोज होके उसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यूज पौधे को मिलने के लिए एक विशिष्ट समय लगता है। और मैं जो शुरुआती दौर में कहा हूँ कि कहाँ का मेरे भी ब्रेन्स की लिमिट्स आती है, कभी कभी मुझे भी कुछ चीज़ों में जल्दी समझ में नहीं आता है। आने वाली पीढ़ियाँ और कुछ अलग अलग साइंटिस्ट या किसान भाई अपनी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सब चीज़ों के जवाब देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि डायरेक्टली भूसा इमीडिएटली ना यूज़ करें, उसको डिकम्पोज होने देवे, उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो, जैसा एक ट्राइकोडर्मा की जो बात गणेश जी ने करी, यानी आप, गणेश जी आप एक बात देखिए कि आप
एक पेट्री प्लेट से दूसरे पेट्री प्लेट में जब इनोकुलेट करते हो, ट्राइकोडर्मा इनोकुलेट करते हो, इनोकुलेशन नीडल में आप कितना ट्राइकोडर्मा लेते हो गणेश जी? बहुत थोड़ा सा लेते हैं सर। तो जब बहुत थोड़ा लेने के बाद में भी वो प्लेट पूरी तरह से हरा हो जाता है या नहीं होता है? हो जाता सर। तो अब मेरा ये कहना है, क्योंकि आपको वो प्लेट अच्छे से बनाना आया है, तो आप सोचिए कि अगर बहुत कम लेने के बाद में पूरा प्लेट भर जाता है, तो उसी अगार के अगर मैं डेयरी मिल्क के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डेयरी मिल्क के, जी तो उसी साइज के अगर मैं टुकड़े बना दूं और वह टुकड़ा अगर आप अन्य किसान भाइयों को सप्लाई करोगे, तो एक टुकड़ा अगर मैं एक डिब्बे में डाल दूं तो ट्राइकोडर्मा बनेगा अच्छे से? बनेगा जी सर। बनेगा। यानी अगर नीडल में छोटी मात्रा में लेने के बाद में अगर वो बन जाता है, तो अगर डेयरी मिल्क का एक पूरा टुकड़ा हम लेके अगर एक डिब्बे में डाले तो अच्छे से ट्राइकोडर्मा बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर जी। तो आप सोचिए कि एक डेयरी मिल्क का जो छोटा सा टुकड़ा है, या हम उसे अगर बात करें कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर टुकड़ा हम लोग अगर अन्य किसान भाइयों को सप्लाई करना है, तो आप कर पाओगे गणेश जी? जी कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100 किसान ढूंढिए, एक प्लेट में से 10 टुकड़े बन जाएंगे, तो आपको सिर्फ 10 प्लेट बनाना है। और एक जो छोटा सा पीस है ना, आप सिर्फ 5 रुपए में दीजिए लोगों को, उनके घरों तो में इसका ट्राइकोडर्मा। डोजेस क्या रहेगा? पर एक का डोजेस जो प्लेट है इनका डोजेस क्या रहेगा सर? आप एक टुकड़ा डाल के 200 ml का लिक्विड बना लोगे उस डिब्बे में 500 ml के, जी सर। तो वो जो 200 ml बनेगा वो 4 एकड़ की दवा बनेगा। जी 200 ml कैसे बनाना है सर? जैसा एक टुकड़ा अगर आप 200 ml के डिब्बे में डाल दो, तो वो डिब्बे में पूरा ट्राइकोडर्मा बन जाएगा। जी जी तो वह जो 200 ml का डिब्बा है उसमें 200 ml फॉर्मुलेशन अगर हम लोग डाले, तो टोटल हो गया 400 ml। जी वो 400 ml 4 एकड़ के लिए काम में आता है। या वही 200 ml आप डायरेक्टली 2 लीटर कैसे करना है मैंने आपको बताया है। जैसा हम लोगों का 20-20-20 का जी रेशियो है, जी जी 20 ग्राम मीडिया है, 20 ग्राम शक्कर या गुड़ है, और 20 ग्राम क्या है? FM एफएम हो गया 20 ग्राम, 20 ग्राम गुड़ या शक्कर हो गया, और क्या है 20 ग्राम? सप्तधान आटा। सप्तधान। नवधान आटा 20 ग्राम। हाँ तो कहने का मतलब आपका वो 200 ml तैयार हो गया, 200 ml से आप 2 लीटर बनाइए, 2 लीटर से आप 5 लीटर, 5 लीटर से आप 200 लीटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वो छोटा सा एक जैसा जो अगार का जो टुकड़ा है डेयरी मिल्क जैसे टुकड़े बना के अगर आप 10 किसान भाइयों को दोगे एक प्लेट में से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह 10 किसान भाई सिर्फ डिब्बा और इडली कुकर का यूज करके, या अगर इडली कुकर वो ना भी यूज करे, सिंपली वो मीडिया पानी में डाले, गरम करे और केन में डाल दे। शुरुआती दौर में सिर्फ वो जो छोटा डिब्बा है बस वो छोटे डिब्बे में डाल दे, और वह खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनोकुलेशन नीडल में छोटी मात्रा लेके भी अगर वो प्लेट बन जाता है, तो अगर हम लोग पूरा एक टुकड़ा डाल देवे, तो उस डिब्बे में ट्राइकोडर्मा आसानी से अच्छे से बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ के पहले तो इटारसी के अपने जो सारे किसान भाई जो अच्छे से काम करे उनका भी आप जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मेरा यही सबसे कहना है कि पहले आप प्लेट कैसा अच्छे से आवे उस पर फोकस कीजिए। एक बार अगर आपकी प्लेट आ जावे, तो आने वाले समय में जैसे मैंने लास्ट वीक में जो प्रेजेंट किया था, कि आने वाले समय में हमें कोई भी मशीन की जरूरत नहीं लगेगी
इन माइक्रोबियल प्रोडक्शंस के लिए। प्लेट बन गई, उससे हमारे प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे। तो आप सोचिए कि अगर आप अच्छे से प्लेट बनाने का टेक्निक अगर डेवलप कर जावे तो आपको बाकी सारी चीजें आसानी से बन जाएगी। और थोड़ा समय कम है और हैंड रेज है, तो हम लोग सारे सवाल लेते हैं और आने वाले समय में इन सब विषयों पे चर्चा होगी। जी सर, बहुत। अब मैं राकेश गौर जी को बुलाता हूँ, उनका काफी देर से हैंड रेज है। जी, ओम जी, सदन में सभी को। सर, मेरा ये पूछना था कि जिस प्रकार हम ट्राइकोडर्मा बनाना सीख रहे हैं, उसी प्रकार हमें आवश्यकता है बवेरिया मेटारिज्म फ्लोरोनास जैसे फंगल कल्चर की, क्योंकि मेरा एक प्रयोग है खेत पे। मैंने जैविक धान में तो ये सब चीज डाली है, मगर केमिकल खाद पे, केमिकल खेत में भी मैंने उपयोग किया है इन चीजों का। तो जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यूरिया की अधिक मात्रा होने के कारण बीमारियां ज्यादा आती हैं, तो वो मैंने पाया। मतलब यहाँ मैंने यूरिया जिस खेत में डलवाया था, तो वहाँ डालने में क्या रहा, इन लोगों ने डाला, जो हमारे डालने वाले सहकर्मी हैं, तो उन्होंने एक लाइन बना के मतलब ज्यादा गिराते हुए गए डालने में। तो जहाँ से चल के गए उस जगह पे मतलब लाइन बनी हुई है, ज्यादा गिराया तो खत तो डार्क भी अच्छा आया था कलर। और फिर जैसे यूरिया डालने के बाद में मतलब उस पर बीमारी दिखने लगी मेरे को। मतलब मेरी नजर तो 4 दिन में ही मतलब उस पर पड़ी, तो मेरे को लगा कि यार कुछ बीमारी सी आ रही है इस जगह पे। तो जैसी बीमारी मेरे को लगी, तो मैंने सबसे पहले अपना ये सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना, और इनके साथ नीम ऑयल और करंजाइल का स्प्रे, मतलब उस जगह में लंबी लंबी जो लाइन थी उसमें विशेष करके मैंने अलग से डलवाया। तो डलवा तो पूरे खेत में है, डला तो पूरे खेत में, मगर उस जगह में मैंने विशेष करके थोड़ा सा आगे रह के खड़ा होकर पूरा डलवाया। तो वहाँ वो जो बीमारी, मतलब जो हमारे यहाँ जो धान में बोलते हैं कि गणेश भैया, कौन सी बीमारी बोलते हैं जिसको अपन पूरा टाँके सूख जाते हैं ना? बीपीएच। बीपीएच, हाँ। मेरे को लगा कि यार बीपीएच आ गया इसमें, तो मैंने उस जगह पे विशेष करके इसको स्प्रे करवाया। तो वहाँ फिर देखने में ये आया कि मतलब वो वहीं के वहीं लाइन में ही सिमट के रह गया वो। हालांकि वो भी हरा है, दाना वहाँ का भी पका, मतलब ऐसा नहीं कि सूख गया। वो जगह की स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब तुरंत कंट्रोल हो गया वहाँ बीपीएच पूरे खेत में। मतलब पूरा एक सफर बढ़िया रिजल्ट समझ में आया उसका। तो मैं ये चाह रहा था कि हमें जिस प्रकार ट्राइकोडर्मा की प्लेटें बनाना सीखे, वैसे ही हमें ये भी प्लेटें बनाना आनी चाहिए, क्योंकि हम जो कल्चर से तैयार करते हैं, तो कल्चर में उतनी सुख सुविधा भी हमारे पास है नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि हम उसको सुरक्षित रख पाए, या मतलब अच्छे से मतलब उसमें संभाल पाए। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा रूप ले सकता है। पर प्लेट अगर हमारे पास सुरक्षित रखी रहेगी, तो उसमें हम अच्छी क्वालिटी का फंगल कल्चर तैयार कर सकते हैं। जी ओम जी। राकेश जी, एक्चुअली मैं इससे पहले भी एक टॉपिक ऐसा लिया था कि अभी हम लोग आने वाला 1 साल अपने लेबोरेटरी में जो भी हम लोगों का छोटा सा प्रयोगशाला है, उसमें हम लोग सिर्फ ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन करें, लेकिन बिवेरिया, वर्टिसिलियम, जो भी बाकी अन्य कल्चर्स है, वह हम लोग कोई अच्छी इंडस्ट्री है वहां से 1 लीटर लेवे, उस 1 लीटर का 5 लीटर और 5 लीटर से 200 लीटर करें, क्योंकि वही जो तकनीक है वही क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइड करेगी अपने लेबोरेटरी में। जी और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि यह जो कल्चर्स के जो इनोक्युलम है, जैसा जो इनोक्युलम्स है, या तो पतंजलि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो मिले, या कोई यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिले। और जहां जहां जो भी चीजें है, यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, पतंजलि जैसे इंस्टीट्यूट्स है, या और भी संस्थाएं हैं, इन सभी के माध्यम से हम इन कल्चर्स का इनोक्युलम लेने का कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कि मान लो अभी यहाँ मुझे 32 किसान भाई यहाँ दिख रहे, तो इटारसी में आप लोग 10 लोग तो एक साथ में हो, तो आप 10 लोग मिलके एक थोड़ा वहीं सर्च कीजिए कि आपके पास आपको कौन अच्छी तरह से इनोक्युलम दे सकता है। भले उसको 2 साल लगने दो,
लेकिन आने वाले समय में फिर उसी के साथ में स्ट्रिक्ट रह के हम लोगों को वो सारे इनोकुलम्स मिल जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन में हमें ज़्यादा जाना है रादर इन प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग अगर प्रोडक्शन में ज़्यादा गए तो हमारे क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मिट्टी में ही जो सूक्ष्म जीव है वही सूक्ष्म जीव आने वाले समय में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यह जो तकनीक है इसको 6 महीने का समय लगेगा आप सभी को सीखने को। मिट्टी में के सारे सूक्ष्म जीव हम हमारे पेट्री प्लेट में लाएंगे, और उस पेट्री प्लेट में से मान लो हमें 10-12 जो सूक्ष्म जीव हमें मिलेंगे, उनका ट्रायल 2 साल तक होगा, और 2 साल के बाद में उसका एक कल्चर बैंक बनाया जाएगा। वही कल्चर बैंक इटारसी का कुछ अलग होगा, भोपाल का कुछ अलग होगा, महाराष्ट्र का कुछ अलग होगा, और महाराष्ट्र के कल्चर मध्य प्रदेश में यूज किए जाएंगे और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में। इस तरह से कल्चर बैंक का एक काम हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को 5 साल का समय जाएगा, उतना वेट करना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप मेनली ट्राइकोडर्मा पे फोकस कीजिए, और ट्राइकोडर्मा एक यह जो सूक्ष्म जीव है, आप सभी किसान भाई जो इटारसी के आसपास वाले हैं, इन लोगों के जो क्रॉप पैटर्न्स है, जैसा धान है, उसके बाद में गेहूं है, और बाद में मूंग है, जैसा ये 3 जो फसलें आपकी मेन है, इन 3 फसलों को अगर आप सिर्फ ट्राइकोडर्मा भी अच्छी तरह से अलग अलग खाना दे के बनाओगे तो आपको 70% सारे सूक्ष्म जीवों का काम वे ट्राइकोडर्मा अकेला कर देगा। तो आप अभी बाकी के चीजों में ज्यादा ना पड़े, जैसा अभी शरद भैया और आप लोगों ने बिवेरिया जहां से लिया लास्ट टाइम, आप वहीं से लीजिए, लेकिन आपको सिलेक्शन करना जरूरी है। और मैं पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके हायर अथॉरिटी करे, पतंजलि के माध्यम से अगर इनोकुलम देने का काम भी होवे तो पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पवन जी इस बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे? मैं अब पवन सर जी को ही आमंत्रित कर लेता हूं सर कि वो हमें। जी धन्यवाद डॉक्टर चौहान, बहुत सुंदर आज का प्रेजेंटेशन, और बहुत सारी चीज़ें आगे का जो रोड मैप है वो आपने बता दिया है, उसकी टाइमलाइन भी बता दी है, और किस चीज़ पर हमें फोकस करना है इसके बारे में भी आपने बता दिया है। मुझे लगता है कि पहली बात जो आपने कही थी बड़े इंटरेस्टिंग है कि जो गौ माता है उसका जो CN जो रेशियो है उसके गोबर से, वो सबसे ऑप्टिमम है। वो इसलिए ऑप्टिमम है, उसका एक और कारण है जो मैं बताना चाहता हूँ कि यह है कि ये जो इस तरह के पशु, जो गाय के तरह के कुछ एक तरह के पशु हैं जिसको हम रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट का मतलब यह है कि वो जो जुगाली करते हैं, और जो जुगालू करने वाले पशु होते हैं उसमें 4 पेट होते हैं। तो जो भी हमारा भोजन हम वो खाते हैं वो धीरे धीरे चारों पेटों में क्रमबद्ध तरीके से निकलता है, जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, जो डंग निकलता है, वो अच्छी क्वालिटी का निकलता है, क्योंकि वो 4 जगह से निकला। हमारे उसमें केवल वो हमारा एक पेट है और फिर इंटेस्टाइन है, ये सब चीजें हैं, लेकिन वहां पर उसके 4 पेट हैं। तो इस तरह के कुछ विशिष्ट प्राणी हैं जो कि इस तरह का रूमिनेट करते हैं, जुगाली करते हैं। तो उसके उसमें, और उसमें से भी गाय सबसे उच्चतम स्थान में है, इसलिए हमारे संस्कृति में उसको गौ माता का नाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है। तो ये तो हो गई हमारी गौ माता से संबंधित बातें। तो एक और चीज जो महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि जानवरों को भी हमारी तरह संवेदना होती है, उनका भी कभी बुखार होता है, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कोई बीमारी होती है। तो हमें, जो लोग शहर में रहते हैं, उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि उसका भी एक जीवन में उसके भी सुख दुख होते रहते हैं, और उसको केवल हमारे शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको केवल दूध से मतलब होता है, जबकि किसान को ये सब चीजें मालूम है, नजदीक से वो देख रहे हैं जो काम, जो किसान स्वयं काम कर रहे हैं खेत में। तो वो सब चीजों को देखते हुए उनकी, और तो उनकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि वो जब ऐसा स्थिति होती है तो उसका गाय का जो दूध है वो आगे नहीं बढ़ाएं। लेकिन ये
क्या ये चीज सबके लिए लागू हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये तो चर्चा का विषय भी है। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रकृति के जो अब माइक्रोब्स के ऊपर जो बात हुई है, सूक्ष्म जीवाणुओं के ऊपर जो बात हुई है, यह बात बिल्कुल सही है कि हर एक मिट्टी के हर एक स्थान का, यहाँ तक कि हर एक खेत के जो जीवाणु हैं वो विशिष्ट होंगे। और वही विशिष्टता, और एक एग्रो इको जोन में भी हम बात करते हैं तो उसके भी जीवाणु, जहाँ पर एक ही तरह की खेती करते हैं किसान, उन सब के जीवाणु हो सकता है कि लगभग एक दूसरे से मेल जोल खाते हों, और उसके जीवाणुओं का उपयोग अगर हमने किसी दूसरी जगह किया तो उसके फायदे भी हो सकते हैं, हो सकता है उतना फायदा नहीं भी हो पाए। तो इसलिए यही सबसे उचित है कि जिस जगह के मिट्टी है और जिस जगह की मिट्टी अच्छी है और उसी क्षेत्र की है, उसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन की है, उसी मिट्टी के ही जीवाणुओं को हम अपने उपयोग में लाएं, उसी का ही कल्चर बनाएं, उसी को मल्टीप्लाई करें, उसी को और ज़्यादा उसमें बेहतरी करने का प्रयास करें। ये बेहतरी कैसे होगी, इसके लिए डॉक्टर चौहान भी बताएंगे। हमारे साथ जो और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर किसी को लाते हैं जिन्होंने इस विषय पर काम किया है कि हम अपने ही क्षेत्र में रहने वाले जीवाणुओं का कल्चर बना करके उसमें और वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर डॉक्टर चौहान से अनुरोध है। और मैं भी किसी को ढूंढने का प्रयास करता हूं जो कि इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को और अधिक जानकारी, मार्गदर्शन दे पाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपके आज के प्रस्तुतिकरण में से कुछ चीजें मुझे जो स्पष्ट समझ में आई हैं, और मुझे लगता है कि ये जो काम है इसको इसको आराम से और नियमित रूप से जब प्रैक्टिस में जब ये आ जाएगा, और क्योंकि इसको करने पर हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी अनुभव के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ इसमें धीरे धीरे पूर्ण रूप से आपको करनी चाहिए। और मैं डॉक्टर चौहान से ये भी अनुरोध करूंगा कि आपके महाराष्ट्र की जो फार्म लैब है उसमें कल एक मैं फोटोग्राफ देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति ने एक चेम्बर बना रखा है, इनॉकुलेशन चेम्बर, जिसमें चारों तरफ 3 तरफ से शायद ग्लास लगा हुआ था। मैं केवल उसकी फोटो देख पाया और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, क्योंकि इससे आपके कंटामिनेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस विषय पर भी, उस चित्र को भी आने वाले सत्रों में आप उसको दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी तरह की जो व्यवस्थाएं बनाने की जो बात है, वो हमारे नर्मदापुरम के भी जो हमारे किसान भाई हैं वो उस तरह की व्यवस्थाओं को बना करके अपने जो इनोकुलम के आधार पर जो आप कर रहे हैं, इसमें कंटामिनेशन फ्री होने की तरफ आप और अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। यानी कि जो बड़ी लैब में और बड़ी संस्थान में, संस्थाओं में जिस तरह की सुविधाएं हैं, उसकी का एक छोटा रूप, सस्ता प्रारूप शायद वहां पर बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अनुभव भी आने वाले दिनों पर हम बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ टिप्पणी है, कुछ मेरे विचार थे, और निश्चित रूप से जो भी इस चीज़ में हम आगे मिल करके काम कर सकते हैं उसको नियमित रूप से काम करेंगे। अभी कल परसों ही हमने एक वेबिनार किया था, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हुआ था हमारे, उसमें डॉक्टर राठी से मैंने कहा था कि वो अपना अनुभव का शेयर करें। तो इसको, इस सारी प्रक्रिया को, मिट्टी की जो सॉइल की जो प्रक्रिया है, उसको टेस्ट करने की प्रक्रिया, उसको एंड टू एंड साइकिल की तरफ से देखना बहुत ज़रूरी है। और उसी विषय पर हमने अपनी चर्चा अन्य साथियों के साथ की थी कि मिट्टी उठाने से लेकर के उसके टेस्टिंग से लेकर के उसके रिजल्ट के डिसेमिनेशन तक, और इस सारी प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन एक्टर किस तरह का अपना पात्र निभा पा रहे हैं, और हमें इसमें कितनी सफलता मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, या समुदाय की तरफ से कितना लोग इसकी प्रति आकर्षित हैं या नहीं आकर्षित हैं, इन्हीं सब विषयों पर हमने अपनी चर्चा की थी। और इस तरह की डिमांड आती है, जब भी आती है तो हम उसको जानकारी देने का प्रयास करते हैं अपने तरह से। क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इतने सारे वेबिनार्स अभी पिछले विशेषकर 6 महीने में किए हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे देशों के मुकाबले हमारे भारत के देश के किसान और यहाँ पर जो उपयोग होने वाले हमारे अनुभव हैं और तकनीक है, और देशों के मुकाबले हम काफ़ी आगे हैं। कुछ कुछ देशों के मुकाबले तो हम 50 साल आगे हैं। पहले हम कुछ साल पहले कहते थे कि हम तो बहुत पीछे हैं,
लेकिन हम पीछे नहीं हैं, हम बहुत आगे हैं। हम अपने विचारों से बहुत आगे हैं, हम अपनी संस्कृति के आधार पर बहुत आगे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, क्योंकि इस संस्कृति ने ही हमें गौ माता जैसे जो जीव है उसके बारे में हमें सिखा रखा है, हमें बता रखा है। और साथ ही हम और प्राणियों के लिए क्या करते हैं, क्या हमारी भूमिका है, चींटी के लिए हो, कुत्ते के लिए हो, पक्षी के लिए हो, सभी जानवरों के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए संस्कृति में हमारा इनबिल्ट है। मतलब हमारा कुछ एक्स्ट्रा कहीं से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट है। हमारे सिस्टम को उसको एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि एक्टिवेशन आजकल कम हो रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है। तो एक्टिविटी को बढ़ाते हुए और उसको यथार्थ रूप में उसको करने की, और जो भी हम इसमें अपना योगदान कर सकते हैं उस पर हम करने की आवश्यकता है। और जो तो मुझे ये भी लगता है कि हम बाकी देशों के जो लोग हैं उनके साथ जब हमारी वार्ता होती है, उनको मैं अनुभव देखता हूँ, उनका सुनता हूँ, उनकी बात देखता हूँ, उनके चीज़ों को देखता हूँ, उनकी स्थितियों को देखता हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ों में अभी हमसे मदद भी मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से पिछले 8-10 साल से जो अधिक काम हुआ है, जैसे डिजिटाइजेशन का काम हमारे देश में बहुत तेजी से हुआ है, यूपीआई हमारा बहुत आगे चले गया है, उसके लिए भारत सरकार उसमें आगे उनको मदद भी कर रही है, अलग अलग देशों को मदद भी कर रही है। तो हम विश्व गुरु बढ़ने की जो बात करते थे वो ऐसे ही बढ़ेंगे जब हम अन्य लोगों की मदद करेंगे जो कि हमसे पीछे हैं, हमसे उतने आगे नहीं है। तो यह बात हमारे यहाँ पर भी लागू होती है कि जो किसान भाई हमारे उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, उनको हम आगे बढ़ाएं, सबको साथ लेकर के चलें, सबका थोड़ा सा उनके जीवन में थोड़ा सा कुछ बेहतरी लाने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि यही चीज को, मंत्र को लेकर के हमें चलना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी यही है, G20 का भी नारा यही था, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, यही नारा था। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे अच्छा हमारा रहेगा, क्योंकि जब हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वही चीज़ हमें वापस मिलने वाली है। साथ ही मेरा भी यह अनुभव हुआ कि हम जो मिट्टी की जांच करते हैं, और मिट्टी की जांच करने से भी जो हमें तत्वों की कुछ कमी, यहाँ का हमें एक सॉइल हेल्थ के बारे में जब हम एक समग्र रूप से एक अपनी जानकारी बढ़ाते हैं तो उससे हमें उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में भी पता लगता है। केवल न्यूट्रिएंट की बात नहीं है कि केवल हमने एनपीके निकाल दिया, उससे हमें उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों कैसे हैं, उनका क्या व्यवहार हो सकता है, उनकी उनकी भावनाएं कैसी होंगी, वो भी मुझे लगता है कि हम उसके बारे में भी परख सकते हैं। हालांकि कोई तरीका तो नहीं निकला है, मीटर तो नहीं निकला है, लेकिन जो चीज़ की कमी मिट्टी में होगी वही चीज़ की मानव में भी होगी। और ये भली भांति हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर में जो गट है, जिसके बारे में हमने बात की थी, पेट है, उसमें जो जीवाणु है और उसमें उस मिट्टी के रहने वाले जो जीवाणु हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। तो ये चीज़ आने वाले समय पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज समय काफ़ी हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये नमस्कार, धन्यवाद। जी ओम सर, एक थोड़ी सी चर्चा है, हम आदरणीय संतोष जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि वो हमें फिर से एक मदर प्लेट भेज दें, क्योंकि अब हम लोग अभी तो पहली बार हमने किया तो शायद कुछ कंडामिनेशन हो सकता है, कुछ इस तरह की गलतियां हो सकती है, तो एक अच्छी प्लेट यदि हमें मिल जाएगी, ये एक बात। और दूसरी बात सर, अभी जैसे पीएसबी और राइजोबियम, इसको हमें, क्योंकि इसको हम यदि रबी में और चना में कर पाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दें। जी दादू, नवदा नाटा स्लरी जो है वही यूज करो, वो आपका पीएसबी राइजोबियम का अच्छे से काम कर लेगा। और रही बात ट्राइकोडर्मा के प्लेट की, तो आने वाले एक सप्ताह में हम लोग यहाँ से वाशिम से भिजवाने का मैं कोशिश करता हूँ। और जैसा आप सभी का जो मटेरियल है, अनिल राय जी का भी मटेरियल आने वाले सप्ताह में यहाँ से वाशिम से और पूना से हम लोग डिस्पैच कर देंगे। और कुछ भी लोगों की और भी है तो मैं वो और भेज देता हूँ सर, क्योंकि 3-4 लोग और तैयार हो रहे हैं, जिसमें ऋतुराज जी हैं, प्रदीप राज जी हैं, ये भी सामान बुलवाना चाह रहे हैं पूरा सर। तो मैं
ML गौर साहब भी हैं, 3 लोग। और हाँ, और ML गौर साहब भी हैं। तो ये आप मुझे लिस्ट भिजवा दीजिए, मैं 10 या 15 दिन में यहाँ से भिजवाने का कोशिश कर दूंगा। जी जी सर। सिर्फ इतना ही है कि मान लो दिवाली से पहले अगर यहाँ से निकल गया तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिवाली के बाद ही निकले, क्योंकि ये जितना भी मार्केट होता है मटेरियल आने जाने में, दिवाली के 5 दिन पहले और दिवाली के दिनों में सारा बंद होता है। तो होपफुली दिवाली के बाद मिल जाएगा सबको, ऐसा मुझे लगता है। और अनिल राय जी का मात्र मटेरियल आने वाले 4-5 दिनों में यहाँ से लग जाएगा। और आपकी जो प्लेट है आपको ही नहीं, मैं व्यवस्था करूंगा कि आप जो 6 लोगों ने स्टार्ट किया तो 6 लोगों का मैं 6 प्लेट फिर से एक भिजवाने का कोशिश करता हूँ। हाँ सर, वो 6 प्लेट आ जाएगी। और फिर जो आपने जो हमें एक नया जो दिया है कि वो आप प्लास्टिक के उसमें एक एक टुकड़े से कर सकेंगे, वो भी आप एक प्रदर्शन यदि हमें कर देंगे तो हम और आगे उसको कर लेंगे जी। और डब्बे हमारे पास है ही हैं जी। हाँ दादू, वो आ जाएगा आपको जी। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही, बहुत जानकारियां मिली, और आज बहुत समय ले लिया है। लास्ट अनिल जी की तो समस्या दूर हो गई, उनका शायद सामानी के विषय में होगा। फिर भी अनिल जी आधे मिनट हैं, अगर आपके लिए कोई विशेष क्वेश्चन है तो रखें। अगर सामान की कुछ चर्चा करनी है तो बाद में संतोष सर से फोन की कर लें। सदन का उपयोगी समय है, कुछ जरूरी जानकारी चाहिए हो तो उसमें आधा मिनट है आपके लिए, वो ले में। फिर मैं BS यादव जी को लेके और इसको आखिरी करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने आधा मिनट दिया। इसी बीच हम अपना प्रश्न काफी सर। आवाज कट रही है अनिल राय जी। क्या कोयला अनिल सर, आवाज कट रही है आपकी। जी आवाज जा रही है? हाँ अब आ रही है, बोलें। हाँ बोलिए। नहीं तो अनिल जी, मैं आपको 1 घंटा बाद में फोन कर लूंगा। एक से मान लो 1 या 2 से बीच में हम लोग बात कर लेंगे फोन पे। आप सर से 1 और 2 के बीच में अनिल जी सर फोन लगाएंगे तो आप आपस में बात कर लीजिएगा, है ना, या आप लगा लीजिएगा। ठीक है अनिल जी? हाँ, हम बात कर लेंगे अनिल जी। और आपका जो सामान है वो आने वाले 4-5 दिनों में आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब मैं BS यादव जी को बुलाता हूँ कि वो भी अपना आधा मिनट में जो भी क्वेश्चन है 1 मिनट में रखें। सर सदन को प्रणाम। मेरा नाम बलवान सिंह यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट डॉक्टर संतोष चौहान से है कि जो ट्रेनिंग होने वाली है 2 दिन की, उसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा नंबर आ जाए तो मैं अपना रिजर्वेशन आने का और जाने का करवा लूँ, ताकि मैं इसको अटेंड कर पाऊँ। और मेरा बैकग्राउंड है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, और रिटायरमेंट के बाद 10 साल मैंने भारत पेट्रोलियम में एज एविएशन अफसर ड्यूटी किया। और अभी 3 साल से करीब 10 एकड़ के अंदर मैं बागवानी कर रहा हूँ, और फार्म लैब की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। प्राकृतिक खेती है जिसके अंदर ताराचंद बेलजी टेक्निक भी की जा रही है सर। तो डॉक्टर संतोष चौहान से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी ट्रेनिंग हो तो मुझे मौका दिया जाए। ठीक है सर। आप दादू से बात कर लीजिए, दादू के पास में आप एक लिस्ट में आपका नाम दर्ज कर लीजिए। और दादू, आप 20 लोग जो भी आना चाहते हो तो एक पहला 20 लोगों का बैच करेंगे। आप पहले बैच में BS यादव जी को ले लेना, और अगर 20 लोगों से ज्यादा होते हैं तो फिर हम लोग दूसरा बैच जो भी होगा उस बैच में हम लोग अगले 20 लोगों को चांस दे देंगे। जी धन्यवाद सर। जी सर। जी और अगर ऐसा होता है कि मान लो 40 लोग हो जाते हैं तो आपका 2 दिन का प्रशिक्षण रहेगा, तो इमीडिएट उसके बाद में नेक्स्ट बैच का 20 लोगों का प्रशिक्षण उसी समय में हम लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 सर। तो मैं अब बात कर लूंगा, है ना, जो लोग और अपना समय दीपावली बाद रहेगा सर समय। दादू, हम लोग चर्चा करते हैं, होपफुली ऐसा समझिए कि नवंबर के 20-25 तारीख के बाद में। हाँ ठीक है सर।
क्योंकि वो थोड़ा समय भी मिल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन का भी रहता है कि कभी मिलता कभी नहीं मिलता। नहीं तो और हम लोगों का भी ना वो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो हाँ हाँ। अभी